हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकमिंग यू ऑल बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फैमिली लॉ की एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर सीरीज के बारे में। ठीक है, तो फैमिली लॉ लेक्चर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, फैमिली लॉ की लेक्चर सीरीज के बारे में। तो बेसिकली एज वी ऑल नो पर्सनल लॉज में दो इम्पॉर्टेंट लॉज आते हैं। मुस्लिम लॉ, जिसमें मुस्लिम रिलीजन के सारे भी ट्रेडिशन रिगार्ड्स ऑफ मैरिजेस, सक्सेशन और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात होता है। और वहीं पर हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के में हम लोग हिंदूज के जितने भी पर्सनल मैटर्स होते हैं, चाहे वो मैरिज का हो, चाहे वो अडॉप्शन का हो, चाइल्ड के कस्टोडियल राइट्स के बारे में हो, या फिर हमारी सक्सेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में जितने भी पर्सनल मैटर्स होते हैं, वो सब हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस एक्ट को पढ़ने से पहले पहले हम लोग कुछ बेसिक सा बात करते हैं हमारी शादी के बारे में। तो एज यू ऑल नो कि शादी एक सोशल इंस्टीट्यूशन होने के साथ साथ अब एक लीगल इंस्टीट्यूशन है, जो कि लीगल इंस्टीट्यूशन इसे इसलिए कहा गया जस्ट बिकॉज ये हमें कुछ राइट्स, ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन को भी प्रोवाइड करता है। मतलब हिंदू मैरिज एक्ट का कोडिफिकेशन जस्ट बिकॉज इसलिए हुआ क्योंकि फ्यूचर में इसकी नीड अराइज हुई, जब फीमेल्स की राइट्स का वायलेशन हुआ या फिर उनको अबांडमेंट जैसे चीजें फील करनी पड़ी, देन गवर्नमेंट को ये एक रेगुलेशन लाना पड़ा ताकि कॉमनली सभी के लिए सेम लॉज एप्लीकेबल हो, जिस वजह से इस लॉ को कोडिफाई किया गया। तो अब अक्सर शादी का मैटर हम लोग कोर्ट में सुनते हैं, देखते हैं, जहां पर मेंटेनेंस के बारे में बातचीत होती है, कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन के बारे में बात करती है, और बहुत सारे ब्रॉड टर्म्स में हम लोग समझते हैं। तो इट इज नॉट एज इजी एज इट सीम्स। मैरिज जितना दूर से ब्राइटर ब्राइटर दिखती है, बट जब आप इसको लीगल पर्सपेक्टिव से समझते हैं तब आपको कुछ हैवी टर्म्स के बारे में जानने को मिलता है, लाइक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, वॉइडेबल मैरिजेस, शताब्दी प्रैक्टिसेस, और बहुत सारे प्रोहिबिशन डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्री। तो ऐसे बहुत सारे हैवी टर्मिनोलॉजी से डील करना पड़ता है जब आप उसको लीगल पर्सपेक्टिव से समझते हैं। तो अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी जिसको थोड़ा सा इसके बारे में समझना है, उसके लिए लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो 1955 के पहले, मतलब 8 अगस्त 1955 से पहले हमारे यहाँ जितनी भी कम्युनिटीज थे, बहुत सारी कम्युनिटीज थे, सबकी अपनी परंपरा थी, सबके अपने ट्रेडिशंस थे, सब अपने तरीके से जितने पर्सनल मैटर्स से डील करते थे। तो धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, प्रॉब्लम्स आती गई, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती गई, विमेंस कोई छोड़ दे रहा है, कोई, तो बहुत सारी चीजों से डील होने पड़ा लोग, जैसे कि अक्सर शादियां टूटने जाने लगी, क्योंकि 1955 से पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, डाइवोर्स जैसा वर्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता था। तब के टाइम पे ये जुडिशियल सेपरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इफ यू आर मैरिड, आपने शादी कर ली, तो 7 जन्मों तक आपको शादी को निभाना होता था। इस वजह से, बट जैसे जैसे नीड अराइज हुई, वैसे वैसे डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, और साथ साथ बहुत सारी राइट और ड्यूटीज इंट्रोड्यूस हुई। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे नेचर क्या है। अब नेचर है, नेचर के बारे में समझेंगे कि ये क्या एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, क्या ये क्रीडल है, बहुत सारी चीजें समझेंगे, इसके बारे में समझेंगे, कैसे सैक्रामेंटल यूनियन है दो लोगों का, और ये इंडिसॉल्वेबल यूनियन है, बहुत सारी चीजें समझेंगे। इसका नेचर मतलब ये है क्या एग्जैक्टली शादी। देन हम लोग समझेंगे कि हिंदू कौन है, हमारी डेफिनेशन क्या है हिंदू की, हमारे लॉ में हिंदू कौन है उसके बारे में समझेंगे। देन वी विल गो फर्दर अबाउट द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि सोर्स कहाँ है। जैसे कि आप बहुत सारी लिटरेचर बुक्स जैसे कि दया भाग, मिताक्षरा, जिसमें सबके सबके पर्सनल लॉज दिए गए, साथ में कितना कितना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे। देन हम लोग समझेंगे, आज हम लोग सिर्फ 4 सेक्शन के बारे में बात करेंगे, और साथ में हम लोग कुछ ओवरव्यू लेंगे कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले। ये एक माइनर लॉ है, इसमें केवल अराउंड 25 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ओनली 25, और ये बहुत ही माइनर लॉ है, इस वजह से काफी शॉर्ट में खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग थोड़ा फ्रेमवर्क देख लेते हैं कि क्या क्या अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सेक्शन 1 to 4 हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रिलिमिनरी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइटल के बारे में। इसका टाइटल क्यों है, इसको टाइटल ये ही क्यों दिया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और इस टाइटल का यूज क्या है। अच्छा, जितने भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं,
जितनी भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है उसमें ये वर्ड लिखना जरूरी है। आप सिंपली हिंदू लॉ नहीं लिख सकते, आपको एक कोडिफाइड फॉर्म में इस लॉ को लिखना पड़ेगा। फिर इसका टाइटल के बारे में डेफिनेशन क्या क्या है। अब डेफिनेशन क्या प्रोवाइड करता है, डेफिनेशन हमारी डिक्शनरी होती है लॉ की, मतलब आप जो टर्म्स हैं, लाइक आपने कोई एक वर्ड सुना कस्टम्स, हमारे लेमन लैंग्वेज में, एक नॉर्मल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है रीति रिवाज और परंपरा, लेकिन कस्टम एक स्पेसिफिक डेफिनेशन हमारे लॉ में प्रोवाइड की गई इस वर्ड की। उसी तरह बहुत सारी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, देन ओवरराइडिंग इफेक्ट के बारे में, और इसी तरह हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा 5, 6, 7, 8, और इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे। आप ओवरव्यू देख लीजिए डायरेक्टली लैंग्वेज में। देन फिर हमारा थर्ड चैप्टर रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट, सेक्शन 9 बात करता है कॉन्जुगल राइट। जैसे जानते हैं आप लोग, आगे हम लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट आप अभी आइडिया के लिए समझ लीजिए। कॉन्जुगल राइट का मतलब होता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप शादी को निभाने के लिए पूरी कर रहे हैं, तो उसको कंडक्ट गवर्नमेंट, मतलब हमारी जो कोर्ट है, वो ऑर्डर कर सकती है सेक्शन 9 के थ्रू, दैट यू आर ऑब्लाइज्ड टू फॉलो ऑल द लीगल ऑब्लिगेशंस प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट। देन सेक्शन 10 हमारा बात करता है जुडिशियल सेपरेशन, एक अल्टरनेटिव रिलीफ माना जाता है। आप इंस्टेंटली कोर्ट डाइवोर्स का प्रोसीडिंग नहीं ग्रांट करती है, क्योंकि उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि शादी जैसे एक बड़ी, मतलब एक बड़े चीजों को प्रोटेक्ट किया जाए, इसको बचाया जाए। और जितने भी सेक्शंस देखेंगे उसमें हर तरीके से शादी को बचाने की हर कोशिश की गई है। कोर्ट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है एट द लास्ट मोमेंट तक ट्राई किया जाए शादी को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट अगर सर्कमस्टेंसेस काफी डिफिकल्ट होती है, काफी कॉम्प्लेक्स होती है, देन ऑफ कोर्स कोर्ट कैन ग्रांट डाइवोर्स। सेक्शन 11 वॉइड मैरिजेस के बारे में बात करता है, वॉइडेबल। तो आप यहाँ पर सेक्शन 18 तक चीजें यहाँ पर ये है। अब हमारा नेक्स्ट, आप बस ओवरव्यू ले लीजिए। सेक्शन 19 कि किस कोर्ट में हमारा केस को प्रेजेंट किया जाएगा, उसका वेरिफिकेशन करना, और ये सब बहुत सारे मतलब हर पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, चिल्ड्रन की कस्टडी हमारी सेक्शन 26 में बात करती है। और एलिमोनी, मेंटेनेंस, सब के बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज हम लोग का बस ये कि ओवरव्यू लेक्चर है, जो कि अंदर के प्रोसीडिंग्स के बारे में हम लोग बताएगा। तो आज हम लोग यहाँ से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हिंदू लॉ एक ओल्डेस्ट लॉ है, ठीक है। बहुत सारी बुक से कोडिफिकेशन करके कस्टम्स और यूसेज को मिक्स करके इस लॉ को बनाया गया है। कुछ चीजें कॉन्ट्रडिक्ट भी कर सकती हैं, मतलब हमारे कस्टम से चीजें कॉन्ट्रडिक्ट भी कर सकती, बट एट द एंड हमें हमारा हिंदू लॉ ही मानना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लॉ। हमारे जितने भी ट्रेडिशंस के आधार पे बनाया गया है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और दूसरे पर्टिकुलर कम्युनिटी के डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट अगर वहां पर हिंदू लॉ से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो ऑफकोर्स हिंदू लॉ ही सुप्रीम माना जाएगा। तो पर्सनल मैटर्स जैसे कि मैरिज, इनहेरिटेंस, सक्सेशन के बारे में बात करता है, और एडॉप्शन के बारे में, बच्चों का। हिंदू लॉ ऑपरेट विद इन द कैटेगरी ऑफ पर्सनल लॉज इन इंडिया। तो हिंदू लॉ हमारा अक्सर सबको पता होगा, ये एक पर्सनल लॉ है। मुस्लिम का अलग लॉ होता है और हिंदूज का अलग पर्सनल लॉ होता है। अक्सर हमारे यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट है यूनिफॉर्म सिविल लॉ के बारे में। यूनिफॉर्म मतलब अक्रॉस द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, मतलब हमारे पूरे कंट्री में एक सिमिलर लॉ फॉर ऑल रिलीजन में इम्प्लीमेंट किया जाए। लाइक ये बहुत ही बड़ा डिस्प्यूटेड कंट्रोवर्सी चल रही है कि सभी कम्युनिटीज का सेम लॉ हो इंटायर द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट अभी भी इस पे बात चल रही है। तो लॉ इज डिफाइंड एज दैट बॉडी ऑफ लॉ विच अप्लाइज टू अ पर्सन सोली ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। तो देखिए, हिंदू लॉ ये रिलीजन पे बेस्ड है, मतलब आप समझिए कि ये रिलीजन पे एप्लीकेबल है, हिंदूज पे। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे नेचर का समझा, अब किसकी किस पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो देखिए, हिंदू कौन है, हिंदू कौन है, हिंदू कौन है? हिंदू वो है जो हिंदू भी है, सिख को भी हिंदू की कैटेगरी में रखा गया है,
जैन्स को भी हिंदू की कैटेगरी में रखा गया है और बुद्धिस्ट को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अब कुछ तो हैं जो कि जैसे कि आप बॉर्न ही हिंदू हुए हैं, ठीक है, या फिर आपने कन्वर्जन कर लिया है, तब के केस में आप हिंदू बन सकते हैं। तो आप यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि हिंदू बाय रिलीजन, जो फॉलोवर है हिंदू रिलीजन का, चाहे वो कन्वर्ट हो या रिकन्वर्ट हो हिंदुइज्म, ठीक है, जो कि बर्थ से आया हो, हिंदू बाय बर्थ। व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर हिंदू, व्हेन वन पेरेंट इज हिंदू, अगर दोनों पेरेंट्स हिंदू है तो उनका जो चिल्ड्रन होगा वो भी हिंदू होगा। और अगर एक पेरेंट हिंदू है, दूसरा नॉन हिंदू है, किसी भी कम्युनिटी से हो, कोई भी कम्युनिटी बट हिंदू ना हो, देन उसकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करेगा कि वो नॉन हिंदू की बिलीफ सिस्टम पे उसकी अपब्रिंगिंग हुई है या फिर हिंदू के अपब्रिंगिंग हुई है। देन उस रिगार्ड में उसको डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा उसका रिलीजियन होगा। देन उसकी एप्लीकेबिलिटी डिसाइड होगी क्या उसमें हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। देन हमारा होगा किस पे देखिए, हमारे हिंदू मतलब हमें हमारे लॉ में एक डेफिनेशन भी इस तरह भी दी गई है कि हु इज नॉट हिंदू, कि हिंदू कौन, मतलब हिंदू कौन है, हिंदू कौन है। तो जो मुस्लिम नहीं, जो मुस्लिम नहीं है, जो जैन, देखिए, पर्सन हु आर नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू, जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है, वो हमारे हिंदू नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो मुस्लिम नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं और ज्यूज नहीं है, वो क्या है, हिंदू है। हिंदू की एक डेफिनेशन ये भी दी गई है, फिर से आप देखिए इसको, जैसे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ बट आपको मैं फिर से बता रही हूँ कि एक नेगेशन में, एक नेगेटिव वे में भी डेफिनेशन दी गई है कि जो इन कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो हिंदू नहीं है, और जो इन कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता वो हिंदू है। लाइक जो मुस्लिम नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं, जो ज्यूज नहीं, जो पारसी नहीं, वो हमारा हिंदू है। तो ये हमारी एक डेफिनेशन और दी गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले इसका टेरिटोरियल, मतलब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। देखिए, यहाँ पर हम लोग ने डिस्कस करना है कि हिंदू एग्जैक्टली इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से। तो अक्सर हिंदू को हम लोग रिलीजन से एसोसिएट करते हैं कि शायद ये धार्मिक वर्ड है, थोड़ा लाइक आप इसको जब देखेंगे हिंदू, जैसे था कि एक धर्म से जुड़ी बातें हो रही कि हिंदू धर्म, बट एक्चुअली इसके हिस्ट्री में जाके हम लोग समझेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि जो हिंदू वर्ड है वो पहले एक पर्टिकुलर टेरिटरी, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वालों को हिंदू कहा जाता था। तो हिंदू, देखिए, एक रिवर थी हमारी सिंधु रिवर, जिसको हम लोग इंडस कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो सिंधु रिवर जिसके नियर बाई जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहा जाने लगा। जैसे कि पर्शियन फेनेटिक्स होता है, पर्शियंस जो हमारे थे, पर्शियन जब इंडिया में आए थे, देन वो इंडस रिवर के अराउंड जो भी लोग रहते थे, मतलब सिंधु रिवर के अराउंड जो भी लोग रहते थे उनको हिंदू कहने लगे, क्योंकि पर्शिया में एस को प्रोनाउंस किया जाता था एच, दैट्स वाई ये सिंधु के नियर बाई लोग जो रहते थे उनको हिंदू कहा जाने लगा। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये एक टेरिटोरियल वर्ड था हिंदू, नॉट अ रिलीजन बेसिस पे, नॉट अ क्रीडल वर्ड। तो एक बार इसको रेटिंग लगा लेते हैं। देखिए, इन अर्लिएस्ट टाइम, बहुत पहले टाइम पे जो हिंदू हैड अ टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस, ओके, सिर्फ टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस था, ये कोई नेशनैलिटी नहीं बताता था हमारा धर्म, कि बस एक पर्टिकुलर ग्रुप में जैसे लोग रहते थे उसको बोल लिया जाता था कि वो लोग हिंदू हैं। इट only denoted nationality. The word is of foreign origin. The designation came into existence जब पर्शियंस, जो वैली हिंदू के अराउंड जो लोग रहते थे उनको ये लोग हिंदू बोलने लगे, ठीक है, और इसको इंक्लूड किया गया जो भी पर्सन उस वैली के अराउंड रहने लगे। एक और केस लॉ दिया गया है, यज्ञ पुरुषादासदी वर्सेस मूलदास। इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया गया कि इसके टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस में
सिंधु से डिराइव किया गया है, नहीं तो इंडस रिवर से। डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी ये ऑब्जर्व किया था कि जो हिंदू सिविलाइजेशन है उसके जो ओरिजिनल फाउंडर्स थे, और वो इस टेरिटरी जो कि ड्रेन बाय सिंधु, सिंधु रिवर से जो ड्रेन, मतलब वहां पर जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहा जाता था, इन द प्रोविंस इन पंजाब। ऋग्वेदा में भी यही बात कही गई है। तो ये बस एक इसको कि ये क्रेडल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका जो ओरिजिनली ये टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस था, एक पर्टिकुलर टेरिटरी पर रहने वाले लोग के बारे में, कोई धर्म से रिलेटेड बिल्कुल नहीं था। नेक्स्ट हम लोग समझने वाले हैं कि हिंदू की डेफिनेशन दी गई है, किस पे ये एप्लीकेबल है, कि जो भी ऑल द पर्सन हु आर हिंदूज, जो हिंदू है, अब हिंदू की डेफिनेशन लोग जानते ही हैं, हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख, जो कि हिंदू पेरेंट से बॉर्न हुआ है, और जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं, पारसी नहीं और जीव नहीं, वो हिंदू है, और जो कि गवर्न बाई एनी अदर सेक्शन, अब देखिए, बाई एनी अदर लॉ, सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू, सेक्शन 2 हमारा बात करता है कि हु इज हिंदू एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट। तो चलिए आगे आप पढ़ते हैं, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं पढ़ने के लिए। अब देखिए, रिलीजन फॉलोइंग के बेसिस पे भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू भी जो इस रिलीजन को फॉलो करता है। अब देखिए, बहुत सारे सेक्ट्स में डिवीजन हो गया है, हिंदू के भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं, लाइक वीराशैव। वीराशैव एक ऐसा सेक्ट है जो कि विष्णु भगवान या फिर उनके इनकार्नेशन, उनके अवतार पे भरोसा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लाइक राम और लॉर्ड विष्णु कि जो प्रोफेस करते हैं, जो इन पे ट्रस्ट करते हैं, इन पे फेथ रखते हैं, उनकी कम्युनिटी। और लिंगायत एक और कम्युनिटी जो कि शिव जी की शिव जी की पूजा करती है, शिव जी की आराधना करती है, उन कम्युनिटीज को भी हिंदू की कैटेगरी में रखा गया है। जो ब्रह्म प्रार्थना समाज और आर्य समाज के पर्सन है उनको भी कहा गया है। तो ये सब कम्युनिटीज हैं जो कि हिंदू मानी जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, अगर कोई कन्वर्जन के थ्रू हिंदू एक्ट को, मतलब हिंदू रिलीजन को एक्सेप्ट करता है, तब भी उसे हिंदू कहा जाएगा। एक और एक इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉज है, पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी। इस केस में क्या हुआ था, पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी 1974। केसेस की जो ईयर होता है उसको मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, इस केस में इस चीज पे बताया गया था कि अगर आपने एक गलत इरादे से, एक गलत इंटेंशन से कन्वर्ट किया किसी दूसरे रिलीजन में जस्ट टू प्रैक्टिस योर ऑब्जेक्टिव, जैसे कि किसी ने शादी की बट उन्होंने दूसरी शादी इसलिए करनी चाहिए, दूसरी शादी के लिए अपना रिलीजन कन्वर्ट कर दिया। मुस्लिम रिलीजन में, एज यू ऑल नो, polygamy is completely allowed, but in our Hindu marriage it is violative practice. But some cases लोग conversion करते हैं to profess or practice their malpractices, their bad intentions, तो वहां पर भी उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ओके, जैसे कि बोनाफाइड इंटेंशन के बारे में बात की गई थी। अब हमारा दूसरा है वन पेरेंट इज हिंदू। अब एक कंट्रोवर्सी अराइज होती है कि अगर एक पेरेंट हिंदू है, एक नॉन हिंदू है, देन ऑफ कोर्स उसका कैसे डिसाइड होगा कि उसका रिलीजन क्या है। तो एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है हमारा, मेनका गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी 1984। इस केस में क्या बात होती है कि मेनका गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी। तो थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे। फिरोज गांधी जो कि पारसी थे, पारसी जो कि नॉन हिंदू कम्युनिटी है हमारे इंडिया की, और वही इंदिरा गांधी एक हिंदू है। इनके सन होते हैं जिनका नाम होता है संजय गांधी। अब देखिए, यहाँ पर एक डिस्प्यूट पहले अराइज होता है कि फिरोज गांधी एक पारसी थे बट इनकी मदर हिंदू थी, तो बताइए इनका रिलीजन क्या होगा। देन बाद में पता चलता है कि जो इनका रिलीजन, संजय गांधी जी की जो रिलीजन था वो हिंदू माना गया, जस्ट बिकॉज इनकी जो अपब्रिंगिंग थी, इनका सोशल इन्वायरमेंट था, वो इनकी मदर के मतलब के हिसाब से
हुआ था, तो इस वजह से इनको हिंदू कहा। अब इनका फर्दर आप समझिए इसको आगे। अब बाद में क्या होता है कि संजय गांधी और मेनका गांधी की शादी होती है। मेनका गांधी की शादी होती है, तब इनका एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है वरुण गांधी। अब संजय गांधी की डेथ के बाद ये फिर डिस्प्यूट अराइज होता है कि इसका मतलब जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कस्टडी किसको मिलेगी, तो वो डिसाइड करने के लिए इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ा कि इसका रिलीजन क्या है। तो इस केस में बस इसी बारे में बात हुई थी, इसके बाद रीड कर लेते हैं। When one parent is Hindu, a person will be Hindu if the following conditions are satisfied. क्या क्या conditions हैं? At the time of his birth, one of the parent was Hindu. जब उनकी parent मतलब उसका birth हुआ तो एक parent हिंदू है, and he is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which Hindu parents belong to at the time of the birth. ठीक है, तो हिंदू या फिर एक पेरेंट हिंदू हो या फिर उसकी जो अपब्रिंगिंग हो वो हिंदू कम्युनिटी में हो। ठीक है, अब इसमें एक केस है मेनका गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी। संजय गांधी's father was Parsi and his mother Indira Gandhi was Hindu. Held that Sanjay Gandhi was a Hindu because one of his parents, namely the mother, was Hindu and she had openly brought up Sanjay as a Hindu. तो इसमें इन्होंने कहा कि संजय गांधी की जो अपब्रिंगिंग है वो कंप्लीटली हिंदू की तरह से हुई है। फॉर इंस्टेंट, अ चाइल्ड इज बॉर्न ऑफ अ हिंदू मदर एंड मुस्लिम फादर। अब देखिए एक एग्जाम्पल है कि हमारे फादर अगर मुस्लिम हुए और मदर हिंदू हुई, at that time subsequently the mother converts to Islam. If at this point of time the question arises whether the child is a Hindu, we find that neither of the parent is Hindu but nonetheless the child is a Hindu. अब देखिए इन केस जो मदर थी वो हिंदू होते हुए बाद में भी उन्होंने कन्वर्ट कर लिया अदर रिलीजन में, मतलब उन्होंने मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया, मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया। बट इवन इफ शी कन्वर्टेड टू मुस्लिम, अगर उस बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है वो हिंदू ट्रेडिशन से हुई है, हिंदू रिचुअल से हुई है, देन ऑफ कोर्स उसे हिंदू का दर्जा दिया जाएगा। इट्स ऑल अबाउट अपब्रिंगिंग, इट नॉट ओनली डिपेंडेंसी ऑन द चाइल्ड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, फिर से वही है। अब देखिए जो मतलब हमारे कंट्री में मुस्लिम, पारसी, ज्यूस और क्रिश्चियंस को छोड़ के सभी व्यक्ति को हिंदू कहा गया, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मिक्स्ड रिलीजन पे बिलीव करते हैं या फिर वो किसी रिलीजन पे बिलीव ही नहीं करते हैं, वो अथीस्ट होते हैं या फिर मिक्स रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और या फिर एक मिक्स ऑफ फेथ्स को पे भरोसा करते हैं। अगर वो चाहते हैं अपने को ही प्रूव करके जस्टिफाई करके कि मैं हिंदू प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, इवन दो दे आर हिंदू बट स्टिल दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग, दे आर बिलीविंग इन मल्टीपल फेथ, मल्टीपल रिलीजन, और इफ इन केस दे आर नॉट बिलीविंग इन एनी काइंड ऑफ रिलीजन, वो या फिर किसी भी धर्म पर नहीं मानते या फिर सारे धर्म को मानते हैं, उस केस में भी आप कोर्ट से कह सकते हैं नो आई एम नॉट द फॉलोवर ऑफ हिंदू रिलीजन, तो वो भी एक अलावेंस देता है हमारा हिंदू ट्रेडिशन। तो आप यहाँ पर एक इमेज देख सकते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी, ज्यूस कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये चार कम्युनिटीज हैं जो कि हिंदू नहीं है। बट इसके अलावा भी अगर कोई पर्सन अथीस्ट है, कोई बिलीव ही नहीं करता किसी फेथ पे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो हिंदू है वो आस्था पे टिका हुआ है, तो अगर किसी को आस्था ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, देन उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता हिंदू रहने के लिए या फिर हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन नॉन एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, इस एक्ट का, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का नॉन एप्लीकेशन टू द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज मोस्ट ऑफ यू नो एक सेपरेट कम्युनिटी है जहां पर लोगों का अपना अलग कस्टम्स है, अपने ट्रेडिशन है, अपने लैंग्वेज है और हर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का एक अपना तरीका है। उनकी जो लाइफस्टाइल है वो अक्सर एक नॉर्मल हम लोग से काफी डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट क्या, वो हम लोग के ट्रेडिशन से काफी अलग है।
तो उनपे भी इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ओके, वी कांट फोर्स देम टू फॉलो हिंदू मैरिज एक्ट ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस और ऑल द लॉज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 2 हमारा Section 2 Clause 2 provide that the codified Hindu law lays down that its provision do not apply to the member of scheduled tribe coming within the meaning of Clause 25 of the Article 366 of the Constitution. 366 Clause 25 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें एक डेफिनेशन प्रोवाइड करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। तो जो भी लोग इस मतलब आर्टिकल के में आते हैं उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है, बट इसमें भी कंडीशन है। अगर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू उन पे ये लॉ एप्लीकेबल कर देती है या फिर लागू कर देती है, देन उनको भी इस लॉ को मानना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम लोग बेयर एक्ट के थ्रू स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तो ये देखिए कहीं पर भी आप लॉ में कोर्ट में देखेंगे तो हिंदू लॉ जस्टिस मतलब इसके कोई भी सेक्शन एप्लीकेशन में इस एक्ट के थ्रू आप डाइवोर्स लेंगे, आप एडॉप्शन के लिए अप्लाई करेंगे, मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करेंगे और साथ में कस्टोडियल राइट्स और सक्सेशन के लिए भी इसी के थ्रू अप्लाई करेंगे। मतलब ये लिखने का तरीका है। 25 नंबर का एक्ट है 1955 का। सेक्शन 1 इसका एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था वो कोडिफाई करना मैरिज के लॉज को अमंग हिंदूज। ठीक है, अब देखिए इसका सेक्शन नंबर 1 हमारा बात करता है टाइटल और एक्सटेंट के बारे में। 2019 से पहले ये हमारे जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था ड्यू टू आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 हमारा जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल राइट्स देता था, एक स्पेशल दर्जा देता था, बट 2019 के बाद ये वहां पर भी एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, अब सेक्शन 2 हमारा बात करता है वही कम्युनिटीज के बारे में। सेक्शन 2 क्लॉज ए हमारा बात करता है कि टू एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ फॉर्म इज डेवलपमेंट इंक्लूडिंग वीरशैव, लिंगायत और एनी फॉलोअर ब्रह्मा, प्रार्थना और आर्य समाज। ठीक है, अब ये जो कम्युनिटीज है उन पे ही अप्लाई होगा, जो कि अब इसकी एक नेगेशन में डेफिनेशन है कि जो नॉट अ मुस्लिम, ओके, Jew by religion unless it is proved that any such person would not have been governed by the Hindu law or any custom or as part of the respect of any of the matter dealt with therein. अब हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट है, इसी को एक्सप्लेन कर दिया गया है। एक्सप्लेनेशन पार्ट क्या करता है, उस सेक्शन को और एलॉबरेट करता है और डिफाइन करता है। अब वो चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, जिसके भी पेरेंट्स या फिर दोनों पेरेंट्स हिंदू बुद्धिस्ट या फिर ज्यूस या फिर जैन्स और बुद्ध रिलीजन में हो, या फिर कोई वन ऑफ द पेरेंट्स, एनी चाइल्ड उसके एक पेरेंट हिंदू बुद्धिस्ट जैन और सिख बाय रिलीजन एंड हु इज ब्रॉट अप एज अ मेंबर ऑफ ट्राइब कम्युनिटी ग्रुप और फैमिली टू विच सच पेरेंट बिलोंग टू, या फिर एक पेरेंट हिंदू हो या फिर दोनों हो, दोनों पे अप्लाई हो करेगा। और एक और कंडीशन इसमें दी गई है, चाहे वो लेजिटिमेट चाइल्ड हो या फिर इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, उस पे ये अप्लाई होगा अगर वो हिंदू पेरेंट से हुआ हो। अब देखिए जो कभी कंडीशन सेक्शन 2 में दी गई डेफिनेशन पे, उस पे ये इन कम्युनिटीज पे अप्लाई नहीं होगा। किन कम्युनिटीज पे, शेड्यूल्ड ट्राइब पे। इवन दो सारी कंडीशन मतलब वो भले यहाँ पर आप देखिए नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में हमने बात किया सबसेक्शन 1, ओके, सबसेक्शन में बात किया हिंदू कौन है एग्जैक्टली डेफिनेशन हमने बात किया। उनके अलावा मतलब उनपे जरूरी नहीं है कि कोई भी कम्युनिटी चाहे हिंदू हो चाहे बुद्धिस्ट हो चाहे जैन हो चाहे सिख हो, वो होने के बावजूद अगर वो शेड्यूल्ड ट्राइब है तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये चीज सेक्शन हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 2 इस पे बात कर रहा है।
नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेनेशन के बाद आता है डेफिनेशन। सेक्शन 3 में बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। अब डेफिनेशन आप लोग जानते हैं कि एक सेपरेट लीगल डेफिनेशन होती है, जो भी वर्ड्स हम लोग इस एक्ट में यूज करेंगे। तो कस्टम और यूसेज की डेफिनेशन दी गई है, जो कि कंटिन्यूअसली बहुत टाइम से यूज होता जा रहा है, जो परंपराएं चलती आ रही है वो हमारी कस्टम पे आएगी, ठीक है, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म टाइम से कोई भी कम्युनिटी, कोई भी ग्रुप और फैमिली फॉलो कर रही है। और एक और चीज, रूल सर्टेन हो, अनरिजनेबल ना हो, पब्लिक पॉलिसी के अपोज ना हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। मतलब कोई चीज जैसे कि अभी कोई कह दे, पुराने टाइम पे अक्सर होता था कि हमारे यहाँ तो ऐसा हो जाता है, हमारे यहाँ तो परंपराएं चल रही, लेकिन अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारी सोसाइटी के पॉलिसी से अगेंस्ट है, देन डेफिनेटली वो चीज गलत मानी जाएगी। देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डेफिनेशन होगी कि किसी भी सिटी की जो सिविल कोर्ट होगी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसमें भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है। तो डेफिनेशन पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक और हमारा सेक्शन 3 क्लॉज ही हमारा बात करता है फुल ब्लड हाफ ब्लड के बारे में। फुल ब्लड जैसे आप वर्ड से ही समझ सकते हैं, फुल ब्लड मतलब सेम ब्लड, प्योर ब्लड। तो फुल ब्लड मतलब किसी भी, फुल ब्लड का सिंपल मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर ब्रॉट अप, मतलब आपका जन्म एक ही मम्मी पापा से हुआ, मतलब एक ही मम्मी पापा का इन द सेंस है कि आपके मदर भी सेम है और आपके फादर भी सेम है, ठीक है, देन आप एक सेम फुल ब्लड माने जाएंगे। हाफ ब्लड जैसे कि अब फॉर एग्जांपल इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं एक आराम से समझते हैं हम लोग। चलिए देखिए, फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्राइन ब्लड, ये 3 टर्मिनोलॉजीज होती हैं। फुल ब्लड में क्या होता है, जैसे कि 2 चिल्ड्रन हैं, उनके सेम मम्मी फादर है, मतलब ए के भी मम्मी पापा सेम है और बी के भी मम्मी पापा सेम है। अब हाफ ब्लड में क्या होता है, हाफ ब्लड में वाइफ सेम हो जाती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट हस्बैंड से 2 चाइल्ड बॉर्न होते हैं, मतलब वाइफ इज सेम, लाइक देखिए, for half blood means having a same wife, and half blood when they are descended from a common ancestor but by different wives, sorry same concept but by different wives। जैसे कि इसको आराम से समझेंगे, by different wives, रीता सीता, और ये नाम है शामू, ओके, जस्ट अ फिक्शन नेम नॉट अ रियल वन। शामू की शादी सीता से होती है और एक चाइल्ड उसका रीता से हो जाता है और एक चाइल्ड सीता से हो जाता है। तो ये हमारे आते हैं हाफ ब्लड, ओके। हाफ ब्लड मतलब, हाफ ब्लड मतलब फादर सेम है बट मदर डिफरेंट है दोनों की, तो इनके बीच में जो शादी होती है वो इलेजिटिमेट मानी जाती है, वॉइड, इलेजिटिमेट मतलब आपस में शादी इनवैलिड मानी जाती है। और दूसरा हमारा होता है कि ये वाइफ सेम है बट 2 हस्बैंड है, 2 हस्बैंड इन द सेंस 2 पर्सन के थ्रू 2 बेबीज होते हैं, एक बेबी इधर से होता है और एक ये हाफ ब्लड, ये हमारा यूट्राइन ब्लड। यूट्राइन में सिंपल है, वाइफ सेम होगी, हाफ ब्लड में हस्बैंड सेम होगा बट वाइफ डिफरेंट होगी, और फुल ब्लड में सेम हस्बैंड सेम मदर से जो बच्चे होंगे वो। आप सपिंदर रिलेशनशिप, सपिंदा मतलब होता है सेम पिंड, ठीक है, आपके जो असेंडेंट हैं और जो डिसेंडेंट हैं उनके बीच किसी भी तरह का मैरिज जैसा बॉन्ड इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि हमारे लॉ में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि रिलेशंस आर नॉट ओनली फॉर्म बाय बर्थ और बाय ब्लड, इट इज ऑल्सो फॉर्म बाय द मैरिज, मैरिज के थ्रू भी रिश्ते बनते हैं, तो वह उसके बीच में भी शादी इनवैलिड मानी जाएगी, और वो ऐसा पर बायोलॉजिकली भी गलत है और सोशली भी गलत है। अब देखिए, लीनियल असेंडेंट, लीनियल असेंडेंट, डिसेंडेंट। असेंडेंट मतलब होता है
लाइक फादर, आपके ऊपर फादर, मदर और ग्रैंड पेरेंट्स में आप एक ग्रैंड मदर भी आ जाएंगी और ग्रैंड फादर भी आ जाएंगे, और आपके जो लीनियर डिसेंडेंट होते हैं वो माने जाएंगे आपका बच्चा, उसके बच्चे का बच्चा, और उसके आपस में जितने रिलेशन होंगे वो डिसेंडेंट आपके नीचे रिलेशन मानेंगे। और इसके बीच किसी भी तरह का मैरिज जैसा रिलेशन इनवैलिड और वॉइड माना जाएगा एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये भी हमारा डेफिनेशन था। ये सब आपको खुद याद करना पड़ेगा। सेक्शन 3 क्लॉज सी में फुल ब्लड हाफ ब्लड की डेफिनेशन दी गई, सेक्शन 3 क्लॉज डी में हमारा यूट्राइन ब्लड की डेफिनेशन दी गई है और यूट्राइन ब्लड, और सेक्शन 3 क्लॉज एफ में सब क्लॉज फर्स्ट में सपिंदर रिलेशनशिप के बारे में डेफिनेशन दी गई है। और इसी के तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो कुल मिला के इसने बस टोटल आई कैन कंक्लूड कि इसने बस इस चीज के बारे में बात की गई है कि लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट और चाचा, चाची, भतीजा, नीस, कजिन, अनटिल एंड अनलेस आप कस्टमरी अलावेंस नहीं, लाइक आपने देखा होगा कि साउथ में कजिन्स मैरिज वैलिड मानी जाती है बट नॉर्थ में नहीं मानी जाती। तो किसी न किसी एरियाज पे कस्टमरी अलाउंस एज पर गवर्नमेंट दी गई है, एज पर कोर्ट दी गई है, बट एज मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम असेंडेंट और लीनियर असेंडेंट में मैरिज प्रोहिबिटेड मानी जाती है, इनवैलिड मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग, और चाहे बच्चा अडॉप्टेड ही क्यों ना हो, आपने कोई बच्चा अडॉप्ट कर दिया और आपका एक बायोलॉजिकल चाइल्ड है, उसके बीच भी मैरिज का बॉन्ड नहीं माना जाएगा, वो अगेंस्ट दी प्रोहिबिटेड डिग्री माना जाएगा। ओके, और इसके अलावा जो इलेजिटिमेट चाइल्ड होते, लेजिटिमेट चाइल्ड होते, उसमें भी मैरिज का बॉन्ड इलीगल माना जाएगा, वॉइड मैरिजेस मानी जाएगी। अब ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जहां पर हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लाई होता है वहां पर ये पुरानी परंपराएं सब कुछ इनवैलिड माना जाता है। अक्सर हम लोग के यहाँ पुरानी कहावतें थी कि हमारे यहाँ बिना उम्र देखे शादी कर ली जाती है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं, हमारे तो पुरानी परंपराएं सब चलती थी वो सब यहाँ पर इनवैलिड मानी जाती थी, उसको हमारा हिंदू मैरिज एक्ट ओवरराइड कर देता है। सेक्शन पूरा हमारा इसी बारे में बात करता है कि एनी टेक्स्ट, रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ और एनी कस्टम और यूसेज एज पार्ट ऑफ द लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के कमेंसमेंट मतलब बिगिनिंग से पहले जितने भी कस्टम्स थे, जितने भी वो थे, उन सभी को सीज have to have effect, उसको खत्म कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर विच प्रोविजन इज मेड इन दिस एक्ट, जिस जिस मैटर्स के रिलेटेड यहाँ पर एक्ट बना दिए गए हैं उससे उसमें भी जो भी मतलब कस्टम्स में जो जो चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है वो खत्म हो जाएगी और वहां पर हमारा हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 4 क्लॉज भी हमारा बात करता है कि कोई भी दूसरा लॉ जो कि immediately enforced before the commencement of the act shall cease to have effect so far as it is inconsistent with any of the provision contained in this act। जो भी एक्ट मतलब जो भी कस्टम्स थे, जो भी इस एक्ट के आने से पहले जो भी लॉ फोर्स में था, जो भी चीजें चल रही थी, अगर वो इस एक्ट के इनकंसिस्टेंट होंगी वो वहीं पर रोक दी जाएगी। तो यहाँ से आज हमने खत्म किया सेक्शन 4 तक। तो इसी के साथ ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। तो इसी तरह हमने जाना कि मैरिज इज नॉट जस्ट अ सिंपल सोशल रिचुअल, और ये बस एक सोशल रिचुअल नहीं है, ये काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद, लीगल ऑब्लिगेशंस के बाद तब जाके चीजें कंप्लीट होती है। और एंड में एज अ सिंपल मैसेज कि बिफोर थिंकिंग अबाउट द राइट्स वी नीड टू फोकस ऑन द ड्यूटीज ऑफ द मैरिज एंड, और हम ये बोलेंगे कि फ्रीडम से पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फोकस करना चाहिए। ओनली देन
दिस कुड टेक प्लेस। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि सोर्सेस क्या है हिंदू मैरिज एक्ट के, और भी बहुत चीजें लेक्चर कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट से। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।